Zarathustre Ashavanem Asheratum Yazamide Zarathustre Ashono Pravashim Yazamide Amese Spente Asonam Yazamide यह है मुंबई का पारसी सेमिनरी। पारसियों की एक नई पीढ़ी अपने समुदाय में प्रवेश करने को तैयार है। बच्चे 8000 साल पुराने धर्म का पाठ पढ़ रहे हैं। इनके पूर्वजों ने मुंबई की जमीन को अपने खून पसीने से सींचा। आज पारसी मुंबई की पहचान बन चुके हैं। ये जिंदगी को अपने नियमों से जीते हैं। धर्म और संस्कृति इन्हें बांध कर रखती है। ये नन्हे पारसी अपने धर्म के धागे से बंध रहे हैं। शायद इस कौम के बचने की यही एक उम्मीद है। सच ये है कि पारसियों की संख्या आज तेजी से कम हो रही है। जल्द ही शायद ये लुप्त हो जाएं। The problem is very serious. In about 1940, the Government of India census, the population was about 1,14,000. And in the 2001 census, the figure was 69,600. And now in 2008, the figure must be close to about 62,000, I think. That's the projection I would guess. Globally, the population is fairly stable, but the decline is in India. And of course, the most important reason is urbanization, problems of housing, commuting. So just like in West, women conceive late and keep the number of children to 1 or 2. ये पारसी मुंबई के पितामह हैं। पारसियों की ऐसी कई पीढ़ियों ने शहर को निखारा, संवारा। आजादी की लड़ाई हो या सामाजिक कार्य, इनकी भागीदारी हमेशा बढ़ चढ़कर रही। दादा भाई नौरोजी को तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में हाथ बटाया। मुंबई के पारसी हर क्षेत्र में आगे रहे और शहर को बहुत कुछ दिया। आज भी मुंबई का कोना कोना इस बात की गवाही दे रहा है। मुंबई ने भी पारसियों के योगदान को नहीं भुलाया। शहर में जगह जगह विशिष्ट पारसियों की प्रतिमाएं लगाई गई और सड़कें उनके नाम की गई। आज विश्व में लगभग 1 लाख पारसियों में से 42,000 सिर्फ मुंबई में रहते हैं। पारसी सभी से खुलकर मिलते जुलते हैं, पर फिर भी ये अपनी अलग पहचान कायम रखे हुए हैं। The Parsi contribution in Bombay has been very, very significant considering our small numbers. We have monuments, we have statues, we have buildings. In other words, if you go to the heart of Bombay, namely South Bombay, Flora Fountain, on any road that you walk within that 1 square mile of the fort, you will see Parsi street names, you will see Parsi statues, you will see a Parsi well, even Flora Fountain, which is seen as the center of Bombay. The fountain itself was donated by a Parsi family. खुशरो बाग, मुंबई के पारसी बागों की रानी। शहर के 60% पारसी ऐसे बागों में रहते हैं। वाडिया बंधु ने 1908 में पारसियों के रहने की अच्छी व्यवस्था के लिए बाग बनाए। बागों की देखरेख ट्रस्ट करते हैं और पारसियों को कम कीमत में फ्लैट्स मुहैया कराते हैं। खुसरो बाग एक बड़ा बाग है। इसमें 540 फ्लैट्स हैं
जिम है, प्लेग्राउंड्स है, गार्डन्स हैं। बाग में एक खूबसूरत फायर टेंपल भी है। यहाँ लोग पूजा आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं। बड़े फ्लैट्स का मासिक किराया औसतन मात्र 200 रुपए है। ऐसे बागों में गरीब और अमीर पारसी साथ साथ रहते हैं। पारसी यहाँ अपनी संस्कृति में रचे बसे नजर आते हैं और एक समुदाय के रूप में रहकर एक दूसरे की खुशी और गम को बांटते हैं। It's beautiful, it's safe, clean, best environment to grow up in. I mean, we've been here for 35 years now and the best part of my life. It is a real pleasure. It is known as the Queen of Colonies amongst all the Wadia Bags, our Khushru Bag. And I've been staying here since years. We have to be very thankful to God that we have got this facility of this bag, and the Wadias who have built these bags is a real boon to our Parsi community. बेनाइफर आज की शाम अपने छोटे से परिवार के साथ गुजारेंगी। टीवी के सामने बैठकर पति के साथ गरम गरम चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बेनाइफर के 2 बच्चे हैं, 17 वर्षीय वहिष्ठ और 13 वर्षीय शामक। पति होमियार एक निजी कंपनी में काम करते हैं। एक बूढ़ी सासू मां भी है। बेनाइफर का परिवार एक आधुनिक पारसी परिवार का प्रतीक है। अपने पारसी परिवेश में रचे बसे रहने के बावजूद ये मेन स्ट्रीम कल्चर का भी दामन थामे हुए हैं। मगर अब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। शहरीकरण और आधुनिकता की ये कीमत है। आधुनिकता के बावजूद पारसी अब भी शादी करीबी रिश्ते और समुदाय के अंदर ही करते हैं। The joint family system within the community has weakened, particularly in urban centers like Bombay and Pune, where accommodation is becoming more and more difficult. We have smaller nuclear families, the flats are much smaller, so the chances of the parents and grandparents living with the child are that much less. आज पारसी परिवार का अस्तित्व एक इकाई के रूप में बरकरार तो है, मगर कौम एक अंदरूनी खतरे से भी जूझ रहा है। अब इंटरमैरिज या दूसरे धर्म में शादी करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में यह दर 33% है और देश में 50% से भी ज्यादा। पारसी लड़कियां अगर इंटरमैरिज करती हैं तो उनके बच्चों को गैर पारसी घोषित कर दिया जाता रहा है। कम्युनिटी का बर्थ रेट भी काफी कम है और लगभग 30% पारसी महिलाएं आजीवन कुंवारी रह जाती हैं। इसके अलावा माइग्रेशन की वजह से भी देश में इनकी संख्या कम होती जा रही है। नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 तक पारसियों की संख्या देश में मात्र 23,000 रह जाएगी। तब शायद इन्हें समुदाय की जगह ट्राइब घोषित कर दिया जाए। ऐसे में पारसी समुदाय के अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। Today I would say the median rate among those married is 2. But since only 1/3 marry within the community fold, you have to, the birth rate is well below the reproductive level. The other thing is that we are an aging community. So our longevity is close to 80. Hence, obviously the death rate has to rise. So there's queuing up between, death rate is much higher than the birth rate. I would think in the next maybe 100 years, you would find it very difficult to find Parsis. They'd be very sort of rare. We should allow the children of Parsi parents who are married to non-Parsis to join the community and the religion if they wish to. I think we should be more open. We are about the only religion in the world which does not accept people who want to join the religion. I don't think that can last for long. इन खूबसूरत और कीमती गारा साड़ियों को फरजाना मिस्त्री ने अपनी शादी के वक्त से सहेज कर रखा है। फरजाना ने पारसी संस्कृति पर एक किताब भी लिखी है।
जिसमें गारा साड़ी के इतिहास के बारे में विवरण है। गारा साड़ियाँ पारसियों के फैमिली एयरलूम का एक अहम हिस्सा होती हैं। बारीक कारीगरी और बेहद हल्के फैब्रिक के कारण इनकी कीमत लाखों रुपयों में होती है। एक पारसी लड़की के दहेज में गारा साड़ी और कोरेनी साड़ी का होना निहायत जरूरी है। Gara saris are associated with the Parsi community in particular, and these are Indo-Chinese embroidered sari lengths that came into India and were introduced into India in the late 19th century by China traders who sailed in boats like this, and they traded in cotton and opium, and they brought back silk from China. Now this, for example, is a very beautiful 160-70-year-old wedding gara, and it's of cream in color, and it's embroidered with chrysanthemums, which is a Chinese flower for longevity and long life. These garas are family heirlooms, and they have been handed down from mother to daughter. So this gara, for example, belongs to my grandmother, my maternal grandmother, and it's a very old gara where the silk is come from China, but the embroidery is from Surat. गारा साड़ी अब परंपरा के साये से निकलकर फ्यूजन फैशन के जरिए पारसियों को लुभा रहा है। पारंपरिक पारसी परिधान को मॉडर्न लुक देने में महारत हासिल करने वालों में एक नाम है ज़ेनोबिया दावर का। ज़ेनोबिया ट्रेडिशनल फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी को अपने कट्स और स्टाइलिंग के जरिए पारसियों में पॉपुलर बना रही है। साथ में पारंपरिक पारसी लिबासों के विरासत को भी जीवित रखे हुई है। Parsi women like to wear kor and gara saris, which has been brought down through generations. The kor means the real zari kor, and the gara saris are made in colorful thread as well as white thread on dark fabrics. Now children usually for Navjots and all, they wear embroidered dresses, Navjot dresses, and even jablas with ijaz and topi makes a nice set for children. And Parsi men usually wear daglis or daglas. Daglas can also be embroidered with the Chinese collar embroidery, and they wear the feta, that's the pagri. We are trying to give it a modern touch to it by reviving the fabrics and reviving the embroidery and giving that style with a modern, innovative touch. ये खूबसूरत लिबास पारसी परंपरा के रंगीन पहलू को तो दिखाते ही हैं, साथ साथ इनकी जिंदा दिली की कहानी भी बयां करते हैं। एक ऐसे कौम की कहानी जो वक्त के थपेड़ों के बावजूद अपने जड़ों से जुड़े रहने में कामयाब रहे। लगता है आज इस पारसी किचन में कुछ खास बनने की तैयारी है। जेरू मेहता पारसी पाक कला की विशेषज्ञ हैं। जेरू के कुकबुक को एक अरसे से पारसी खाने का टेक्स्ट बुक माना जाता रहा है। पारंपरिक पारसी भोजन के बनाने की विधि को बेहद सरल तरीके से पेश करने में जेरू का जवाब नहीं है। ये आज कुछ खास पारसी व्यंजन बनाने के मूड में है। If a book on the life and loves of Parsis was to be written, the most popular chapter would be the one on food. We love food. We adore good food. And we can digest a lot of it in one sitting. Fish symbolizes long life.
and is always served on auspicious occasions. And a perennial favorite is Patrani Machi, which I am going to show you today. पात्रानी मच्छी बनाने के लिए पॉम्फ्रेट के छोटे छोटे टुकड़े करें। फिर केले के पत्ते को गैस फ्लेम पर सुखा लें। सुखाने के बाद पत्तों को तेल से नम करें। अब पॉम्फ्रेट के टुकड़े पर धनिया नारियल की चटनी का लेप करें। इन लेप किए गए पीसेस को पत्ते में लपेटें और धागे से बांधें। फिर पानी में इन्हें डालकर 30 मिनट तक उबालें। आधे घंटे के बाद स्टीम में पके मछलियों के पीसेस को निकालें। तो तैयार है पतरानी मच्छी। इन्हें धनिये की चटनी के साथ परोसें। This is eggs on tomato. It's a speciality of Parsi cooking. Eggs on vegetables. You can have it on bhindi, potato, spinach. This is on tomato. This is sali boti. It's khatta mitha gos, sweet and sour meat in a masala. And we will sprinkle some potato straws on it. It is a very popular and a very common dish. And this is a meat palau, which we have meat cooked in spices in a nice gravy. And there's saffron rice, and there's plain rice, and there's dahi mixed in the rice. And we layer it in different layers of dahi rice, meat, plain rice, meat, and potatoes, and then scoop it out and put it in the dish. This is dansak, perhaps the best known dish of Parsi cuisine and enjoyed by families on Sundays. It consists of fried brown rice with meat kebabs and dal, which also has meat in it. This is a rich custard. It's called Lagannu custard because it was always served in the wedding dinners. Its milk is boiled down to half, and then there's eggs in it and sprinkled with a nut called charoli. ऐसे जायकेदार पारसी व्यंजन अब पारसी रसोई और पारसी जबान तक ही सीमित नहीं हैं। मुंबई के खास मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट्स में गैर पारसी लोग इस खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर एक अपमार्केट रेस्टोरेंट में पारसी खाना खाने की इच्छा आपके मन में है तो बाय द वे आपकी एकदम सही पसंद रहेगी। गांव देवी में स्थित बाय द वे एनजीओ सेवा सदन सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाला एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है। अंदर का एम्बियंस बेहद मॉडर्न है। 36 कवर वाले इस रेस्टोरेंट के पेट्रन्स ज्यादातर ऑफिस गोअर्स और फैमिलीज हैं। रेस्टोरेंट भले ही मल्टी क्यूजीन है, मगर खास तौर पर यह पारसी फूड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ग्रेसफुल वेटर्स पारसी खाने को बेहद सलीके से सर्व करते नजर आते हैं और लोग इस एथनिक फूड का भरपूर मजा उठाते हैं। It is famous for its Parsi food because it is cooked by Parsi ladies who cook the food in an authentic way. Non-Parsi people also patronize this restaurant a lot, especially for the Parsi food. रेस्टोरेंट 3 साल पुराना है। ये खाने के शौकीनों के बीच उम्दा और असली पारसी खाने के लिए अपनी एक खास जगह बना चुका है। सेवा सदन ने किचन में अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन को एम्प्लॉय किया है। यहाँ के क्लाइंट्स सल्ली बोटी, पात्रानी मच्छी, लागूना कस्टर्ड और धनसक जैसी डिशेस से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं। एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट में पारसी फूड की ऐसी पॉपुलैरिटी बिना कुछ कहे ही अपनी खूबी बयां कर देती है। ये है मुंबई का फ्रामजी दादाभाई अल्पाईवाला म्यूजियम।
ये शायद एशिया का एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जहां रेयर पारसी आर्टिफैक्ट्स संभाल कर रखे गए हों। डॉक्टर निवेदिता मेहता म्यूजियम की क्यूरेटर हैं। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि पिछले 30 सालों से पारसी पुरातन संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मेहता 8वीं शताब्दी में हुए ईरान से पारसियों के पलायन के बारे में बताएंगी। Trade route from India to the Persian Gulf has been an old traditional trade route, and we do know that there was trade going on even during the Harappan times. So this is the route that they took. This came out from the Straits of Hormuz, went down here, and then landed at Diu somewhere here, and then finished up at Sanjan on the west coast, north of Bombay. Basic thing was that when the Battle of Nihawan was lost in about 641 AD, and 10 years later the last emperor died. I think religious persecution by the Arabs led to a diaspora. It has always been said that the diaspora was only towards the west coast. It's not so. The diaspora went into China, it went into areas around the Caspian, it went into the Indo-Gangetic plain, into the northwest provinces, and then into the Indo-Gangetic plain. But these groups did not survive. We knew that there was a Zoroastrian priest in Uch around as late as 11th century AD. But these settlements did not survive as Zoroastrian settlements. It's only the group of people who came by boat down the Straits of Hormuz and first stopped at Diu and then went on to land at Sanjan that survived as the Zoroastrian group that we know as Parsis today. पारसी के फायर टेम्पल या एगियरी शहर के पारसी बहुल इलाकों में नजर आ ही जाते हैं। इनकी वास्तुकला गुजरे हुए जमाने की याद दिलाती है। आम आदमी के लिए ये जगह रहस्यमयी है। पारसी यहाँ अपने इष्ट देव अहूरा माजदा को आग के जरिए बेहद भक्ति से पूजते हैं। 18 वर्षीय याज्द मांडवी वाला एक नया पुजारी है। वो फायर टेम्पल के बॉय रिचुअल के लिए तैयार हो रहा है। पारसी पुरोहित सफेद कपड़े पहनकर कर्मकांड करते हैं। एक लंबा सा सफेद कोट या जामा उनका मुख्य वस्त्र होता है। सर पर होती है एक पगड़ी और चेहरे पर बांधी जाती है पदान, जिसका मकसद होता है आग की पवित्रता को बनाए रखना। जामा को एक कपड़े के बेल्ट या पिछोरी से बांधा जाता है। मंदिर में दिन में 5 बार विधिवत पूजा होती है। ज़ेंडावेस्टा के मंत्रों से अहूरा की अर्चना की जाती है। लकड़ी से अग्नि को लगातार प्रज्वलित किया जाता है। घंटे बजाए जाते हैं। घंटों की आवाज लोगों को बुराई से लड़ने की प्रेरणा देती है। In a fire temple, generally 2 things are happening simultaneously. One is devotees who go to the fire temple to pray before the holy fire, sit in the room around the holy fire and do their own prayers. In an adjoining room, there are other priests who are performing rituals which the people have requested them to perform in memory of departed ones. To the holy fire in a fire temple, the priest offers prayers 5 times in a day. They are called the 5 ghas or the 5 watches of the day. ज़ोरोएस्टर धर्म की स्थापना प्रोफेट ज़ोरोएस्टर द्वारा 6000 ईसा पूर्व में किया गया। धर्म ईश्वर की एकल सत्ता पर विश्वास रखता है और अहूर माजदा को अपना परम देव मानता है।
अहुर के 6 स्वरूप हैं, जिनमें से एक है अग्नि। अहुर की शक्ति और शैतानी शक्ति अहिरमान के बीच अनंत काल से क्लेश है। मनुष्य का धर्म है कि वो अहुर या अच्छाई का साथ दे। The soul is immortal according to the Zoroastrian religion, and it survives death and either goes to heaven or hell after the death of a person. Whilst living, man is supposed to be responsible for all the creations, take care of the creations, use them but not misuse them. So you can say that Zoroastrian religion is the first ecologically conscious religion in the world. Mumbai and Surat are the two only areas where high rituals are performed, and as long as the rituals are performed with due diligence and properly, I believe that gives the emotional experience to the participants, namely to the community who witness these rituals, and therefore I think that in that sense the religion is in very good shape. ये है मुंबई के साउथ मैदान का इलाका। यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी के बीचों बीच स्थित है पारसियों का एक बेहद प्राचीन श्रद्धा स्थल। लगभग 300 साल पुराना भीखा बहराम वेल। यहाँ पारसी अपने इष्ट अहुर माजदा की इबादत दिए जलाकर करते हैं। कुएं के पास खड़े होकर वे अपने धर्म ग्रंथ का पाठ भी करते हैं। इस कुएं में पीने का स्वच्छ और मीठा पानी मौजूद है। यहाँ से आसपास के लोग पीने के लिए पानी ले जाते हैं। दफ्तर जाते आते पारसी यहाँ अर्चना करने आ जाया करते हैं। Beauty of this kuwa is we give free water to any religion of person, any religion person outside the this well. It's faith and belief in the well. We worship water, we worship fire. Through water and fire we worship our Lord Auramasa. इस कुएं को 1725 में भिखा बहराम नाम के एक पारसी व्यापारी ने बनवाया था। परिसर स्टेन्ड ग्लास से सुसज्जित है। बीएमसी इसे ग्रेड 1 हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित कर चुका है। पारसी धार्मिक मान्यता किस कदर मुंबई में रचा बसा है, भिखा बहराम वेल इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। दिनशा वरियावा अपनी मसालों की फैक्ट्री में जोर शोर से जुटे हुए हैं। साथ में है उनकी पत्नी खुर्शीद। दिनशा और खुर्शीद पारसी एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने 1993 में 6 लाख रुपए से इस व्यवसाय की शुरुआत की। आज इनका नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए है। आताश फूड्स के फैक्ट्री में 7 तरह के मसाले और रेडी टू कुक ग्रेवी बनते हैं। दिनशा ने मुंबई में पहली बार जिंजर गार्लिक पेस्ट इंट्रोड्यूस किया। पति पत्नी खुद कामगारों के साथ मिलकर काम करते हैं। वर्ल्ड ज़ाराथुस्ट्री चेंबर ऑफ कॉमर्स से इन्हें आर्थिक सहायता भी मिली है। कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में दिनशा ने क्वालिटी प्रोडक्ट देकर खुद को स्थापित किया है। दिनशा खुर्शीद को अपने धर्म में गहरी आस्था है। फैक्ट्री में ही इनका एक छोटा सा प्रेयर रूम है, जहां वे अहुर की पूजा करते हैं। धार्मिक मूल्य और व्यवसाय को संग लेकर चलने वाले दिनशा खुर्शीद पारसी एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मिसाल हैं। Brand Parsi stands for quality. Our religion states good thoughts, good words, good deeds. We follow this in our business practice too. Our community Panchayat, Parsi Panchayat also has come out with a venture capital. There they have helped us for financial where we wanted to expand. At the time of expansion, they did come forward with the money part and helped us out. गोदरेज पारसी उद्योग घराने में एक अग्रणी नाम। गोदरेज ग्रुप का नेटवर्थ 1.5 मिलियन डॉलर्स है। ग्रुप के फाउंडर थे आर्देश्वर गोदरेज, लॉयर और नेशनलिस्ट। अब आदि गोदरेज कंपनी की बागडोर संभाल रहे हैं। ग्रुप इंजीनियरिंग और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लीडर हैं। आदि एक डायनामिक बिजनेस मैग्नेट हैं। इन्होंने ग्रुप को रिस्ट्रक्चर करके एक नई दिशा दी, लेबर रिफॉर्म्स किए, फिलैंथ्रोपी को आगे बढ़ाया। विक्रोली में आदि ने 150 एकड़ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को सहेज कर रखा है। आदि ने भले ही इंटर मैरिज किया हो,
मगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने पारसी वैल्यूज का साथ कभी नहीं छोड़ा। Our group started about 111 years ago, and the main intentions of the founders was to make India self-reliant. Then, of course, very strong values of integrity, very strong values of social responsibility, I think has always helped our group go ahead. It has helped us attract good talent, helped us in our relations with our customers, in our relations with our stakeholders. And I think that these values have driven growth very well. पारसी मुंबई की अर्थव्यवस्था से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। मुंबई का कॉटन ट्रेड पारसियों की ही देन है। देश का पहला कॉटन मिल द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कावसजी नानाभाई दावर ने की। वाडियाज ने शिप बिल्डिंग की नींव रखी। मुंबई का सबसे पुराना अखबार द बॉम्बे समाचार को पारसियों ने शुरू किया। दादा भाई नौरोजी और दिनशाम मेहता जैसे कांग्रेसी नेता पारसी थे। ब्रिटिशर्स को उनका नाम आसान लगे, इसलिए पारसियों ने अपने व्यवसाय के अनुरूप अपना नाम रखा। इस तरह दारूवाला, रेडी मनी, इंजीनियर जैसे नाम चलन में आए। सन 1800 तक पारसियों ने करीब आधी मुंबई को अपना बना लिया। वे सामाजिक कार्यों में भी काफी आगे रहे। इंडियन इंडस्ट्री के फाउंडिंग फादर्स भी पारसी ही रहे। जमशेदजी टाटा, वाडिया और गोदरेज मुंबई की अर्थव्यवस्था से ही उभरे। Starting with the 19th century, a lot of Parsis played a major role in industrialization of India, several business houses, in philanthropy in India. Also, Parsis have very strongly moved into the various professions which help business. For example, many lawyers, many accountants, auditors. And I think this contribution, especially in the 19th century, was not only in business and the economy, but it was also in other fields, in the freedom movement and various others. Well, a large part of the Parsi population of India was always in Mumbai, so obviously the impact on Mumbai has been even stronger than on other parts of India. And a lot of the infrastructure in Mumbai, a lot of the institutions in Mumbai were started by the Parsis. And since Mumbai is the city with the largest Parsi population in the world, the impact has been strong. पारसी देश के ओरिजिनल ड्रीम मर्चेंट्स थे। 1853 में उन्होंने पारसी थिएटर की शुरुआत की। 1931 में भारत की पहली टॉकी फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। फिल्म के निर्देशक थे आर्देशीर ईरानी। पारसी एक्टर सोहराब मोदी ने सुनहले पर्दे पर गरज कर देशभक्तों को आंदोलित किया और अपने अदाकारी का लोहा मनवाया। वाडिया बंधु ने स्टंट वुमन एक्ट्रेस फियरलेस नादिया को लॉन्च किया और लोकप्रिय फिल्में दी। हिंदी फिल्मों में पारसी किरदारों को बेहद हल्के फुल्के अंदाज से दर्शाया जाता रहा है। आज मेरी नौकरी चली गई। क्या? फिल्म खट्टा मीठा शायद पहली ऐसी हिंदी फिल्म रही जिसमें एक पारसी परिवार के द्वंद्व और संघर्ष को बखूबी पेश किया गया। जल्दी तरक्की होने वाली है। वो सब ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर कंपनी का नहीं है। जरीन के बाप ने ये सब किया है। जरीन के बाप ने? हाँ नरगिस। फिल्म बातों बातों में भी कहानी पारसी समाज और चरित्रों के ही इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। इसके बाद कई संवेदनशील फिल्में बनी। पेस्तौंजी, पर्सी, सच अलॉन्ग जर्नी, 1947 अर्थ और बीइंग साइरस में पारसी किरदारों को शेड्स ऑफ ग्रे में पेश करने की अच्छी कोशिश की गई। ये है डूंगरवाड़ी का टावर ऑफ साइलेंस या दोखमा। गैर पारसियों के लिए यह जगह बेहद कौतूहल का विषय है। सुनसान और रहस्यमयी।
दोखमा में मृत पारसियों के शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। पारसियों का जीवन दर्शन उनके मौत के कर्मकांड में भी साफ झलकता है। शव का सूर्य द्वारा ही अंतिम संस्कार होना चाहिए। शव को दोखमा में ले जाने से पहले उसे स्नान कराया जाता है, फिर कुश्ती बांधकर प्रार्थना की जाती है। इसके बाद शव को दोखमा में ले जाया जाता है। ये एक कुएं के आकार की जगह है जहां शव को रखा जाता है। इस टावर की परिधि लगभग 150 फीट की है। पत्थर से बना यह कुआं 3 खंडों में बटा हुआ है। यह शव को दाखमा निशीन या स्काई बरियल दिया जाता है। दोखमा में चील शव को अपना आहार बनाते आए हैं, मगर चीलों की संख्या कम होते जाने के कारण शव यूं ही पड़े जा रहे थे। ऐसे में अब सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पारसी समाज में अब अंतिम क्रियाक्रम के इस तरीके पर बहस छिड़ी हुई है। लोग अंतिम संस्कार के लिए नए तरीकों की मांग कर रहे हैं। I think we should allow the people to have an option. Why should you insist that somebody dispose of their body in this way? Christians can cremate. Parsis, Zoroastrians who are living abroad can be buried or cremated. In Iran, which is the homeland of Zoroastrianism, people are buried. They're not in the Towers of Silence anymore. Towers of Silence is not practical in a city like Bombay. It's all right if you're living in some scattered area. But when you're living in a city like this, it's not practical to expect to continue with the system. There are no vultures around. They put up the solar panels, but in the monsoon, the solar panels don't work. You've got all these high-rise buildings all around where people are looking at these naked corpses lying over there. It's not a very pleasant sight. Now, yes, the vulture population in this region has diminished, but we certainly have a surfeit of crows and kites. If you look at it from an ecological point of view, the Towers of Silence that we have in Mumbai are in a wonderful part of the city, namely Malabar Hill. It's a wooded area, it's a forest area, and it's the only natural forest, if you like, left in the city of Mumbai. Tower of Silence method is indeed not only hygienic, but the most ecologically sound method that is available to man. आज पारसी समाज बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पुरानी सामाजिक मान्यताएं की जगह नए मूल्य ले रहे हैं। मेन स्ट्रीम कल्चर का प्रभाव भी समुदाय पर साफ नजर आ रहा है। इंटर मैरिजेस के कारण पुरानी बंदिशें ढीली पड़ रही हैं। न्यू एज पारसी अब समाज में लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार है। 350 साल पुरानी पारसी पंचायत में अब पहली बार डायरेक्ट अडल्ट फ्रेंचाइज से ट्रस्टी चुने जाएंगे। लिबरल्स अब कम्युनिटी का एजेंडा तय करने के लिए आमादा हैं। टैलेंटेड पारसीज हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं, पर समाज के खत्म होने का खतरा निश्चय ही पारसियों के मनोबल और उत्साह को तोड़ रहा है, और वृद्ध तन्हा पारसी इस खतरे का एक प्रतीक सा बन गया है। मगर पिछले 350 साल से जो समुदाय लगातार आगे ही बढ़ता गया हो, उसके लिए ये खतरा एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। I think if we adapt to the times, I think the community will last much longer and successfully. Having come over 1,000 years ago from Iran, having survived against odds and thrived, not survived, and succeeded well in life, there's always a sense of feeling that we are not going to fade away.